अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर, आज हम उन तमाम मेथड्स पर गौर करेंगे जिनके ज़रिए वो तमाम मैकेनिज़्म जिनके ज़रिए हीट कंडक्ट करती है, हीट ट्रांसफ़र होती है, वन पार्ट ऑफ द बॉडी एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। उन तमाम मैकेनिज़म्स जो है उन पर हम गौर करते हैं। बेसिकली तो ये आप तमाम से फेमिलियर हैं, लेकिन चलें चूँकि आपके सिलेबस में शामिल है, हम देखते हैं। सबसे पहले है इसमें माय डियर कंडक्शन है। कंडक्शन क्या है? बेसिकली ये वो हीट ट्रांसफ़र का वो मैकेनिज़्म है जिसमें हीट ट्रांसफ़र करने के लिए जो बॉडी के पार्टिकल्स हैं वो इटसेल्फ मूव नहीं करते, वन प्लेस टू अनदर एनर्जी लेके नहीं जाते, बल्कि वो अपनी जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं। वाइब्रेट करने के नतीजे में एक जगह वो फिर अपने जो नेबरिंग मालिक्यूल्स हैं उनके साथ अपनी वाइब्रेशंस को शेयर करते हैं। वो उनकी भी जो है काइनेटिक एनर्जी को फिर यूं वाइब्रेशन के नतीजे में वो बढ़ जाती है। ये आगे इस तरह ट्रांसफ़र हो जाती है कि वन एंड टू अनदर जो है वो ड्यू टू द वाइब्रेशन आप कह देते हैं, ड्यू टू द कोलिजन की वजह से। मतलब जिस तरह आप एक चीज़ के एक सिरे को वाइब्रेट करना शुरू कर दें तो लाजमी बात यह है कि वो अपने नेबरिंग जो पार्टिकल्स हैं वो उनको भी डिस्टर्ब करेगा। उनके साथ जैसे भी वो कोलिजन हो, वो वाइब्रेशन के नतीजे में वो कोलिजन्स जो है उनकी तादाद भी बढ़ जाती है। जूँ जूँ हीट एनर्जी हम देते जाते हैं उनकी वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता है। वो एम्पलीट्यूड बढ़ने के नतीजे में वो अपने जो नेबरिंग पार्टिकल्स होते हैं वो उनके साथ भी कोलाइड करते जाते हैं, और वो नेबरिंग पार्टिकल जो है वो अपने नेक्स्ट नेबरिंग पार्टिकल को वाइब्रेट होने के नतीजे में कोलाइड कर जाते हैं। तो इस तरह जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह तक किसी भी मटेरियल में, यानी कि पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव नहीं करते, सिर्फ अपनी जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं। हीट वो वाइब्रेट करने के नतीजे में वो अपने नेबरिंग पार्टिकल के साथ कोलाइड करते हैं। वो नेबरिंग पार्टिकल, अब यहाँ पर एक ख़ास मेथड आप गौर करें कि पार्टिकल जो जहाँ पर था वो अपनी मेन पोजीशन को मेंटेन रखता है, वो सिर्फ वहीं पर वाइब्रेट करता है। और वो अगर हम हीट को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, हीट सोर्स को ख़त्म कर दें, वो फिर अपनी उसी जगह पर मौजूद रहेगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल ने अपनी जगह छोड़ी नहीं है, बल्कि वो उसी जगह पर मौजूद है। तो ये जो मैकेनिज़्म है हीट ट्रांसफ़र का, ये बेसिकली जो सॉलिड्स में है ये उसके लिए तो बहुत प्रोमिनेंट है। यानी कि आपने देखा कि पार्टिकल हमने जब मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं मैटर की, यानी कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस हैं, उनकी अगर जो फिज़िकल सूरत हाल है उसको देखते हैं तो हमने क्या कहते हैं कि यही कहते हैं कि सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल जो है वो एक जगह पर फिक्स होते हैं। वो वहाँ से दूसरी अगली जगह पर ट्रांसफ़र नहीं होते। वो जहाँ पर रहते हैं वो वहीं पर रहता है। और लिक्विड्स के अंदर हम कह देते हैं कि पार्टिकल्स का दरमियानी फासला ज़्यादा होता है, लिहाजा वो कुछ ना कुछ अपनी जगह से दूसरी जगह पर मूव भी करते हैं, लेकिन बहुत स्लो। और गैसेस के अंदर हम कहते हैं कि पार्टिकल्स का दरमियानी फासला जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यूँ वो एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ा फ्रीक्वेंटली मूव करते रहते हैं। लेकिन सब चीज़ों में आप देखें कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अगर एक अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, एक है हीट कंडक्टर, एक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में हमने कहा करंट जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह तक किसी मटेरियल के ज़रिए फ्लो हो जाता है, तो हम कहते हैं कि अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी सी उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, तो वो मूव कर जाते हैं। तो इस तरह हीट में भी जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक ये मूव कर जाते हैं। इसीलिए आप देखें, ज़रा थोड़ा सा गौर करें कि जो अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा वो अच्छा हीट कंडक्टर भी होता है। तो इसलिए
मतलब कंडक्शन मेथड में हीट जो होती है वो एक पार्ट बॉडी के दूसरे पार्ट तक एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकती, बल्कि वो अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, वो अपने नेबरिंग पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करते हैं। वो नेबरिंग पार्टिकल जब उसके साथ कोलाइड करेंगे उनके अंदर भी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी, वो नेक्स्ट अपने नेबरिंग के साथ करते हैं। तो ये एक पूरा इस तरह मैकेनिज़्म जो है वो अपना हीट को एक पार्ट दूसरी पार्ट तक मूव करवाने में जो है वो हेल्पफुल होता है। अब ज़रा इसके ऊपर देखें कि वो क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये चीज़ अप्लाई कर हो जाती है, सॉरी किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड कर देता है। वो कहते हैं कि आप अगर रॉड जिसकी लेंथ जो है वो एल है उसको कंसीडर करें और उसके दो एंड्स जो हैं वो मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर हैं, एक टेम्परेचर T1 है एंड और दूसरा टेम्परेचर T2 पर है, टेम्परेचर T2 पर दूसरा एंड है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो अगर हम ए कह देते हैं। आपको पता है क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है कि अगर आप अपने बॉल पॉइंट को, पेंसिल को या कटी हुई लकड़ी को सामने से देखते हैं, उसका जो सर्कुलर पार्ट होता है उस सरफेस को हम कह देते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब वो कहते हैं कि एज द टू एंड्स ऑफ द रॉड आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो इसका मतलब यह है कि हीट जो होगी वो हाई टेम्परेचर एंड से लो टेम्परेचर एंड पर की तरफ मूव करते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास ये एक रॉड है, इसका ये एंड जो है वो T1 पर है टेम्परेचर पर है, और ये एंड जो है वो T2 टेम्परेचर है। यहाँ पर हम हीट देना शुरू कर देते हैं। ये कोई सोर्स हीट का आप इसको फायर में कर देते हैं या इसको आप हीटर के करीब कर देते हैं, क्या होगा कि इस एंड का टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा उसके नतीजे में, और इस एंड का टेम्परेचर थोड़ा होगा। और आपको पता है कि जब टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज़ द मेन मेजरमेंट फ्लो ऑफ हीट थ्रू एनी बॉडी। तो इसके जब ये टेम्परेचर T1 जो है वो ज़्यादा हो गया, T2 है वो थोड़ा हो गया, लाजमी बात यह है कि टेम्परेचर एनर्जी हीट एनर्जी जो होगी वो फ्लो करना शुरू जाएगी हायर टेम्परेचर एंड से लोअर टेम्परेचर एंड की तरफ। हीट ये एरो हेड उन्होंने बनाया हुआ है कि ये इस तरफ को हीट एनर्जी जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाती है। फिर दूसरी बात, ये तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जनरल कहा है, अब उसने उनको स्टेप्स की शक्ल में आपका कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल अगर उसका एरिया ए है, यानी कि अगर ये जो कंडक्टर था इसका ये सर्कुलर पार्ट ए सरफेस जो थी वो अगर ए एरिया हो, वो कहते हैं कि जितना बड़ा एरिया होगा उतनी हीट भी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। देखिए उसने कह दिया कि क्यू एनर्जी ट्रांसफ़र जो है, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन एंड टू अनदर इज़ प्रोपोर्शनल टू ए एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात यह है कि जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी हीट एनर्जी भी ज़्यादा एक एंड से दूसरे एंड की तरफ फ्लो होगी। तो उसने कह दिया कि Q इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2। तीसरी बात उसने कहा कितनी देर तक आप इसको गर्म करते रहते हैं। अगर थोड़ी देर गर्म करेंगे, थोड़ा टाइम लगाएंगे, थोड़ी हीट ट्रांसफ़र होगी। ज़्यादा देर तक गर्म करते रहेंगे तो ज़्यादा हीट एनर्जी जो है वो इस एंड से इस एंड की तरफ ट्रांसफ़र होगी। तो इसका मतलब टाइम जो है वो भी एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। Q इज़ फ्लो ऑफ हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। अगर आखिरी बात ज़रा थोड़ा सा उसके ऊपर देखते हैं कि अगर उसकी लेंथ ज़्यादा है, आपको पता है जितनी लेंथ ज़्यादा होगी हीट एनर्जी उतनी थोड़ी जो होती है फ्लो होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास घरों में इस्तेमाल करने के लिए ये जो चमचे वगैरह होते हैं, जितना लंबा रॉड होता है उसका हैंडल होता है उतनी आपको हीट भी कम महसूस होती है, क्योंकि वो लंबाई उसकी ज़्यादा हो जाती है और डिस्टेंस भी यूँ आप हीट सोर्स से अपना मेंटेन बढ़ा लेते हैं तो इसके नतीजे में वो ज़्यादा हीट नहीं महसूस होती है आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ बड़ी होगी, हीट एनर्जी कम ट्रांसफ़र होगी। तो इस पहली दो चीज़ें जो थी, दो तीन फैक्टर जो थे, ये एरिया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और लेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब यह है कि ट्रांसफ़र हीट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर।
तो यूं आप उसको ये लेंथ पर उसकी डिपेंडेंसी है। अब तीनों को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। अगर सबको हम इकट्ठा कर लें तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ये देखो कि Q is directly proportional, transfer heat is directly proportional to A, T temperature difference, time and inversely proportional to length। इसको ये अब आपको पता है कि अगर टी को वो इस तरफ ले आए, वो थोड़ा सा, हालांकि इसकी कितनी खास ज़रूरत भी नहीं थी, चलें हम लिखा हुआ है तो उसको अपने तौर पर अज्यूम करते हैं कि ये टी जो है वो इस तरफ ट्रांसफ़र हो गया कि Q ओवर टी इज़ प्रोपोर्शनल टू ए टेम्परेचर डिफरेंस ओवर लेंथ। और ये जो Q ओवर टी है वो कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। आपको पता है कि जिस तरह हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को हमने क्या, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी कहा था, जो टाइम से जब डिवाइड करते हैं रेट ऑफ फ्लो हो गया उसके लिहाज से। तो Q ओवर टी इज़ प्रोपोर्शनल टू A इंटू T1 माइनस T2 ओवर लेंथ। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करना है, इसको रिप्लेस करना है विद इक्वलिटी साइन, तो हम एक कांस्टेंट यहाँ पर लगा देते हैं, दैट इज़ इक्वल। अब Q ओवर टी इज़ इक्वल टू K, एक कांस्टेंट है, और फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टेम्परेचर डिफरेंस ओवर लेंथ। अब वो कह देते हैं कि ये जो K है इसको हम कह देते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ये उस मटेरियल का जो है उस पर इन्हिसार करता है कि कौन सा, जिस तरह हमने देखा था कि रेजिस्टिविटी किसी इलेक्ट्रिकल मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, तो इसी तरह ये जो कंडक्टिविटी है वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। वो जिस तरह हमने लिखा है कि नेचर ऑफ मटेरियल है, मतलब कौन सा है इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। अगर मेटल हो गई तो उस मेटल की भी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, आयरन है कुछ और है, गोल्ड है कुछ और है, एलुमिनियम है तो उसके लिए कुछ और है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को उसने कह दिया कि हम H से डिनोट कर देते हैं कि H इज़ इक्वल टू K इंटू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टेम्परेचर डिफरेंस ओवर लेंथ है। अब वो कहते हैं कि अगर T1 जो है हम कह देते हैं एट हाई टेम्परेचर, उसके लिए TH का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, और T2 है एट लो टेम्परेचर, उसके लिए TL का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। तो यूँ H इज़ इक्वल टू K इंटू ए TH माइनस TL डिवाइडेड बाई L। अब उन्होंने क्या किया, इस K को भी ये यहाँ पर नीचे ले आए। ये K अब क्या हो गया आपके पास, A इंटू TH माइनस TL L ओवर K, और L ओवर K को फिर उन्होंने आगे एक और फैक्टर जिसको हम उसने R कह दिया है, उसने कहते हैं कि ये जो चीज़ होती है दिस इज़ कॉल्ड द थर्मल रेजिस्टेंस, और R वैल्यू सिंपली भी उसको कह देते हैं। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको नेक्स्ट डिस्कशन में देखेंगे, और मज़ीद जो बाकी मेथड्स हैं उसमें को भी हम बारी बारी करके देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे रब्ता करें ऑनलाइन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी माय डियर। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।